नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अपने इस एग्ज़ाम के टाइम पर चैप्टर्स क्लियर करते करते चल रहे हैं। क्लास 11th की हिस्ट्री है, चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। जैसा मैंने आपको बताया कि तीन महाद्वीपों में बसा हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य और उसके विपरीत ईरानी साम्राज्य के बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में पूरे चैप्टर्स का कंक्लूजन तक कंप्लीट हो जाएगा। इसे लास्ट क्लास में हमने 3rd चैप्टर के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। अब यहाँ से हमारा 3.2 या फिर पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम प्रिंसिपेट के बारे में पढ़ेंगे। जो रोमन सम्राट था या प्रथम रोमन सम्राट था वो अगस्टस था। उसने 2700 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य पर स्थापना की थी, अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है, अर्थात जो प्रथम सम्राट अगस्टस थे जिन्होंने 2700 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्हें प्रिंसिपेट कहा जाता था। अगस्टस एकमात्र शासक था जो सत्ता का वास्तविक स्रोत माना जाता था। ये निरंकुश बिल्कुल भी नहीं था। ये समाज में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक लाभदायक और एक ईमानदार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अपने आप को सिर्फ एक नागरिक मानता था और नागरिक होने के नाते दूसरे नागरिकों की चीज़ों को समझता था तथा उसे सम्मान भी दिया जाता था। और वहाँ पर सेनेट हुआ करते थे। ऐसे सेनेट को सम्मान देने के लिए भी किया जाता था। जो सम्राट थे वो सेनेट को सम्मान देते थे। प्रिंसिपेट में सम्राट और सेनेट की स्थिति। सेनेट वह संस्था थी जिसका रोम का गणतंत्र शासनकाल में सत्ता पर नियंत्रण था। मतलब कि जब रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना हुई थी तब उस पर जो वहाँ का शासन चल रहा था वो सेनेट के हाथों में चलता था। इस संस्था का अस्तित्व कई शताब्दी तक बना रहा था। इस संस्था में कुलीन और अभिजात वर्गों अर्थात रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। मतलब कि रोमन साम्राज्य पहले अभिजात वर्गों का ही नियंत्रण हुआ करता था, अभिजात वर्गों का ही कब्जा था। आजकल भी समाज में देखा जाए तो अमीर लोगों का ज़्यादा दबदबा है, गरीबों पर भी और नेताओं पर भी। सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वह सैनिकों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। यदि कोई सम्राट किसी सैनिक के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है तो वो सम्राट लोगों के लिए और सैनिक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि उसका व्यवहार शत्रुतापूर्ण होता है तो वो सम्राट सबसे बुरा सम्राट माना जाता है। कई सेनेटरों गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते हैं और लेकिन अधिकतर सेनेटर का ये एहसास हो गया था कि अब ये संभव नहीं है, क्योंकि गणतंत्र में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी थी जिसको सेनेट लोग वापस उस युग में जाने के लिए तरसते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। उस टाइम के जो गणतंत्र का मतलब आज के गणतंत्र से बिल्कुल भिन्न था। रोम का जो गणतंत्र था वो आधुनिक गणतंत्र से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि आजकल का जो गणतंत्र होता उसमें मुखिया निर्वाचित किया जाता था और जो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र थी वहाँ पे सेनेट नामक संस्था के पास गणतंत्र होती थी। वे अपने हिसाब से साम्राज्य को चलाते थे। इसके लिए धन और प्रतिष्ठा का अधिक महत्व हुआ करता था, क्योंकि सेनेटों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन था, भूमि थी, बहुत सारी शक्तियाँ थी। इसके माध्यम से वो अपने शासनकाल में लोगों पर शासन करते थे। रोमन साम्राज्य में सेना। अब हमने रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए या उसको आगे तक चलाने के लिए सेना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी देश का युद्ध हो रहा हो तो उसमें सेना की सबसे अहम भूमिका रहती है। रोम सम्राट में और सेनेट के बाद सेना शासन की एक प्रमुख संस्था थी। जैसे कि बताया कि सम्राट रोमन साम्राज्य में शासन करती थी और कुछ समय पहले सैनिकों का वहाँ पर दबदबा हुआ करता था। उसके बाद सेना आती है जो एक साम्राज्य को बचाव करते, साम्राज्य का रक्षा करती है। रोम की जो सेना थी वो व्यावसायिक सेना थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। मतलब कि जो सैनिक हुआ करते थे वो पैसे कमाते थे अपनी सेना को देकर। रोम की सेना में न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। 25 साल तक उनको अपनी सेवा देनी पड़ती थी सेना के अंदर। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एक संगठित संस्था थी, जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। माना जाता है कि 4वीं शताब्दी में 6 लाख तक सेना थे। ये ज़्यादा बड़ी संख्या मानी जाती थी उस टाइम के लिए। सेना के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निश्चित करने की ताकत थी। सेना बेहतर और बेहतर सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे।
यदि सैनिक अपने सेनापति या सम्राटों द्वारा निराश महसूस करते थे तो वे आंदोलन सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। जब भी सैनिक या सेनापति या सम्राटों द्वारा निराश, मतलब कि जब सैनिक सम्राट के द्वारा अपने आप को एक अलग सा फील करते थे कि हमें अलग कर दिया जाता है, साम्राज्य से हमको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तब वो सेना एक आंदोलन छेड़ देती थी और बाद में धीरे धीरे ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाता था कि ये विद्रोह का रूप ले लेती थी। सेनेट सेना से घृणा करती थी। जो सेनेट हुआ करती थी वो एक अभिजात वर्ग थी, पहले बता चुकी हूँ। वो सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, सेना से डरती थी, क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा ही बल हुआ करता था, उनके पास हथियार हुआ करते थे। इसका कारण ये भी था कि सेना हिंसा का स्रोत थी। जैसा कि मैंने बताया, सम्राटों की सफलता कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह सेना पर कितना काबू रख पाती है। जब सेना विभाजित हो जाती तो इसका परिणाम गृह युद्ध होता। मतलब कि जब सेना के अंदर ही विस्फोट हो जाता है या सेना के अंदर ही विद्रोह हो जाता है तो सेना बहुत, जो सैनिक शक्तियाँ होती थी वो बहुत कई गुटों में बट जाती थी, जिसके कारण गृह युद्ध, मतलब कि किसी देश में गृह युद्ध छिड़ जाता था। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। सम्राट, अभिजात वर्ग मतलब कि सेनेट, और सेना। ये एक 3 मुख्य खिलाड़ी हैं इस साम्राज्य के। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। 69 ईस्वी को छोड़कर कुल 4 सम्राट गद्दी पर बैठे थे। पहले 2 शताब्दी में गृह युद्ध बिल्कुल नहीं हुआ था। पहले 2 शताब्दियों में शांति, समृद्धि, आर्थिक विस्तार सब कुछ हुआ है। उसके बाद के काल में बहुत युद्ध हुए थे। उदाहरण के लिए ऑगस्टस का जो पुत्र था टिबेरियस, जो कि दत्तक पुत्र था, क्योंकि ऑगस्टस का खुद का एक पुत्र नहीं था, उन्होंने एक दत्तक मतलब गोद लेना होता है, उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, जो रोम साम्राज्य में दूसरे नंबर पर आते हैं। प्रथम 2 शताब्दियों में गृह युद्ध में भी बहुत कम हुए थे। मतलब कि प्रथम 2 शताब्दियों में गृह युद्ध बहुत कम हुए थे। आंतरिक रूप से बहुत मजबूत था उस समय पे रोम साम्राज्य, और ना ही किसी अन्य देशों के साथ युद्ध किया। अगस्टस से जो प्राप्त टिबेरियस को जो भी धन संपत्ति या फिर उपनिवेश जो भी प्राप्त थे, वो सब अगस्टस से टिबेरियस को, में टिबेरियस कौन था, उनका दत्तक पुत्र था। वास्तव में अगस्टस का जो शासनकाल था वो शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस बात का आगमन कई दशकों तक चलता आया है और जो साम्राज्य था उसके आंतरिक रूप में भी कोई भी तनाव नहीं हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभ में ट्राजन ने एक अभियान चलाया था। ट्राजन भी एक शासक हुआ करता, सम्राट हुआ करता था रोम साम्राज्य का। उसने एक अभियान चलाया था, जिस अभियान के अंतर्गत उसने फरात नदी के आसपास के सभी इलाकों को जीत लिया था, और जीतने के बाद वहाँ पर उसने अपना वर्चस्व रख दिया था। लेकिन उसके जो आने वाले अगले उत्तराधिकारी थे, उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया, उस क्षेत्र पर शासन नहीं किया। इसमें दिनारियस वर्ड आता है। यदि हम किसी भी साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की मुद्राओं की ही बात की जाती है। मुद्राओं में हम देखेंगे दिनारियस, जो कि एक रोम का चांदी का सिक्का था, जिसमें 4.5 विशुद्ध चांदी होती थी। पेपायरस एक प्रकार का पौधा होता था जो मिस्र की नदी के किनारे पाया जाता था। इसके जो पौधे हुआ करते थे उसके रेशों का प्रयोग एक पेपर को तैयार करने के लिए किया जाता था, और इससे जो तैयार कागज़ होता था उस पर रोमनवासी अपने सारी चीज़ों को लिखा करते थे। हमें रोमन साम्राज्य की जो भी जानकारी मिलती है वो इसी पेपायरस के पौधे से बना हुआ एक कागज़ पे लिखे हुए कुछ चीज़ें से प्राप्त होती है सारी जानकारियाँ। दास प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन की क्या विशेषता थी या दास प्रजनन क्यों आवश्यकता थी। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसमें दासियों और उनके मर्दों को अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि उनके बच्चे भी आगे चलकर वो दास का कार्य करते थे। दास प्रजनन बहुत ईजी, आप लिख सकते हो कि दासों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये दास प्रजनन का प्रयोग किया जाता था, तथा उनके दासियों और उनके दासों को बोला जाता था कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, ताकि जो आपकी आने वाली संतान है वो भी आगे चलकर दास का ही काम करे। गृह युद्ध आमतौर पर तो दूसरे देशों से तो होता है युद्ध, उसे तो युद्ध कहते हैं, लेकिन जब घर में ही युद्ध होता है तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। जैसे आपके घरों में भी जब घर में माता पिता या भाई बहनों के बीच में युद्ध होता है उसे भी गृह युद्ध कहते हैं। यदि आप किसी पड़ोसी से युद्ध करोगे तो उसे नॉर्मल सा वॉर या युद्ध कह सकते हो आप।
दूसरे देशों से सशस्त्र संघर्ष को युद्ध कहते हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष गृह युद्ध कहलाता है। आमतौर पर होड़ लगी रहती है सत्ता को हासिल करने के लिए तो जो एक ही साम्राज्य में युद्ध किए जाते हैं उसे गृह युद्ध कहते हैं। तीसरी शताब्दी का संकट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तीसरी शताब्दी का संकट को विस्तार से समझाइए कि इसमें ऐसा हुआ क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहली और दूसरी शताब्दी में एकदम शांति थी, समृद्धि थी, आर्थिक विस्तार थी और जो वहाँ की जो व्यापार थे वो सब कुछ अच्छे ढंग से चल रही थी। पहली और दूसरी शताब्दी शांति व समृद्धि तथा आर्थिक समृद्धि के लिए जानी जाती है। तीसरी शताब्दी तक आते आते कई तनाव आने लगे थे, जिससे साम्राज्य में बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी या साम्राज्य का जो विस्तार था वो रुक गया था। 225 ईस्वी में ईरान में ससानी राजवंशों की स्थापना हो गई थी या राजवंशों का उद्भव हो गया था। ये जो ससानी राजवंश हुआ करते थे ये बहुत आक्रमणकारी होते थे और बहुत ज़्यादा खड़ूसपंता होती थी इनके अंतर्गत। ये क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ईरान और रोम दोनों एक दूसरे के पारदर्शी में ही बैठे हुए साम्राज्य थे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बसे हुए साम्राज्य थे। इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े युद्ध संघर्ष होता रहता था। और जब ससानी वंश का उद्भव हुआ 225 ईस्वी में, तब इन्होंने 15 वर्ष के भीतर फरात नदी के आगे पीछे हर तरह की दिशाओं को घेर लिया था। मतलब पूरी फरात नदी के चारों ओर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और जिसके कारण जो रोम साम्राज्य थे उसको पीछे हटना पड़ा था। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उन्होंने 60,000 सेना किसकी सेना, रोमन की सेना का सफाया कर दिया। 3 भाषा में लिखा हुआ एक शिलालेख था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि उन्होंने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और जो रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटीओक पर कब्जा कर लिया था। आक्रमण के कारण रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फरात नदी के चारों ओर पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर जो रोम साम्राज्य में राइन और डैन्यूब ये दोनों बहुत प्रसिद्ध नदी थी, तो उनको डैन्यूब नदी को छोड़कर जाना पड़ा। जबकि उस काल के जो सम्राट हुआ करते थे उन्होंने बराबर युद्ध किए हैं, बराबर संघर्ष किया है अपने देश को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, फिर भी वो नाकाम रह गए। और जो ससानी राजवंश थे, जो उनकी सेना थी, उनको रोमनवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। रोम समाज की विशेषता। हम अब समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि रोम में आखिर उस समाज में चलता क्या था। वहाँ पर एकल परिवार का प्रचलन था। रोम के समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था, मतलब कि वहाँ पर सिंगल फैमिली रहती थी। वयस्क पुत्र अपने पिता का परिवार, मतलब कि मान के चलो जो उस परिवार में जो बड़ा भाई हुआ करता था, बड़ा बेटा होता था, वो अपने परिवार को, अपने माता पिता का घर छोड़कर वो अलग से किसी घर पे रहता था या अपना अलग साझा करके रहता था। उस परिवार में वो नहीं रह पाता था या नहीं रहना चाहता था। उस टाइम पर ये प्रचलन चालू था। बहुत कम साझे परिवार में ही बड़े भाई या बड़े बेटे रहते थे। दासों का परिवार अंग माना जाता था, क्योंकि रोमवासियों में दासों को रखने की एक परंपरा चलती आ रही थी कि वहाँ पर दासों को रखना कंपलसरी होता था। विवाह की बात करें तो हम वहाँ पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति बिल्कुल नहीं देती थी। विवाह के बाद भी महिलाओं का जो अपने पिता की संपत्ति पर बाकायदा हक होता था और वे अपने पिता की संपत्ति पे उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु होने के बाद ही वह उस संपत्ति की कभी भी मालिकाना हक बन सकती थी या मालिकाना हक जता भी सकती थी। इस प्रकार रोम की जो महिलाएं हुआ करती थी वो बिल्कुल फ्री थी, अपना कानूनी अधिकार का प्रयोग करना जानती थी, स्वतंत्र थी अपने सभी चीज़ों को। देखो, जैसे कि जब रोम समाज में जब महिलाओं की शादी हुआ करती थी तो उनको मिलने वाले जो भी धन संपत्ति होती थी उसका वो प्रयोग अपने हित के लिए करती थी, अपने पति को उस संपत्ति को नहीं देती थी। और वहाँ पर जो पति और पत्नी थे दोनों की अलग अलग धन को अलग अलग रखा जाता था। तलाक लिखना था, यहाँ पे मैंने गलती से तलाक लिख दिया है, तलाक है वो। तलाक देना वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान था। मैंने बताया कि महिलाओं को कानूनी हक प्रदान था।
इसके लिए पति या पत्नी द्वारा इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। मतलब कि अगर पति पत्नी को तलाक चाहिए तो बस बता देना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है या मुझे आपके साथ अब और आगे ज़िंदगी नहीं बितानी है, तो मुझे आपसे तलाक चाहिए। तलाक देना ये बहुत शुभ था। पुरुष 28 से 32 आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 23 वर्ष में हो जाती थी। इसलिए पति पत्नी के बीच में आयु का अंतराल बना रहता था और जो अंडरस्टैंडिंग पावर थी वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पाई जाती थी। रोम साम्राज्य में पुरुष प्रधान परिवार पाया जाता था। कानूनी रूप से तो महिलाओं की स्थिति एकदम मजबूत पाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर जो परिवार हुआ करता था वहाँ पर जो भी फैसले या जो भी काम होते थे वो पुरुष की निगरानी में ही किए जाते थे। पुरुष की ही बातों को अहम रखा जाता था, महिलाओं की बातों को अहम नहीं रखा जाता था। पिताओं को अपने बच्चों पर पूरा कानूनी नियंत्रण हुआ करता था, महिलाओं का उन पर बहुत कम ही हक हुआ करता था। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं को संपत्ति से लेकर कानूनी तक समाज में मान सम्मान हर एक चीज़ दी जाती थी, हर वह सम्मान दिया जाता था जिससे महिलाओं को खुशी मिलती थी। रोम साम्राज्य की आर्थिक विस्तार। समाज के बारे में पढ़ लिया, वहाँ के आर्थिक विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी खासी आर्थिक वहाँ पे समृद्धि पाई गई थी। रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक ढांचा था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। रोमन साम्राज्य में बंदरगाह थी, खाने थी, ईंटों के भट्टे, जैतून के तेल, अन्य तरह की फैक्ट्रियाँ भी मौजूद थी। वहाँ पर आर्थिक रूप से सब कोई भरपूर मात्रा में अमीर हुआ करता था उस टाइम पर रोमन साम्राज्य में। गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदे थे। ज़्यादातर वहाँ पर गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार किया जाता था, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग प्रयोग भी करते थे। तेल और तरल पदार्थ की ढलाई के लिए मटकों या कंटेनरों का प्रयोग होता था, जिन्हें हम एम्फोरा कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि एम्फोरा क्या होता है तो बता देना कि तेल या कोई भी लिक्विड चीज़ या तरल पदार्थ की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती है उसे एम्फोरा कहते हैं। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग लगाया गया था। कहाँ पर? स्पेन में जैतून के तेल का उद्योग लगाया गया था। उन दिनों जैतून के तेल ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिसे ड्रेसर 20 कहते हैं। अब इसमें देखो कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि एम्फोरा याद रखना, तेल और तरल पदार्थों को जिन कंटेनरों में भर कर लेकर जाया जाता था या भरा जाता था उसे एम्फोरा कहते हैं, और जिन्हें लेकर जाया जाता था उसे ड्रेसर 20 कहते हैं। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली और मिस्र में फ़ैयूम, गिल्ली आदि। ये प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले सबसे धनी प्रदेशों में से एक माने जाते थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। रोम के क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े भाग बहुत उन्नत अवस्था में थे। चारागाह और खानाबदोश अपने साथ झोपड़ियाँ उठाए भेड़ बकरी के साथ इधर से उधर घूमते थे। मान के चलो कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। स्पेन में उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था। जो स्पेन का क्षेत्र था, अगर हम उसके उत्तर की बात करें तो वो बहुत कम विकसित हुआ करता था। यहाँ के जो किसान थे वो पहाड़ी के चोटी पर बसे रहते थे, और वहाँ पर जो उस चोटी पर जो गांव हुआ करते थे उसे कैस्टेला कहा जाता था। याद रखना, जो वहाँ के गांव होते थे उसे कैस्टेला कहा जाता था। श्रमिकों पर नियंत्रण। अब यहाँ पर रोम साम्राज्य में जैसे दास प्रजनन की प्रचलन थी, वैसे वहाँ पे श्रमिकों की भी थी। जैसे कोई अभिजात वर्ग हुआ करते थे, वो लोग ना अपने अंडर बहुत लोगों को काम देते थे। उस काम को श्रम कहा जाता था, और उस काम के ज़रिए वो अपना वेतन कमाते थे। जो छोटे मजदूर, किसान, जो भी छोटे लोग हुआ करते थे उनको काम मिलता था, और उसी काम के स्रोत से ये अपना एक इनकम कमाते थे। रोम साम्राज्य में नागरिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रमिक रखते थे। जो अभिजात वर्ग हो गए वो सब श्रमिक रखते थे। श्रमिकों से निरीक्षण के बिना कोई भी काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता था। मतलब कि सुपरवाइज़र, आप सुपरवाइज़र तो समझ लीजिए, श्रमिकों को सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती थी। वो उनको बताते थे कि आपको ये काम करना है, इतने तक करना है, ऐसे से करना है, तब वे अपना काम निश्चित रूप से सही समय पर करके देते थे।
निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में बांट दिया जाता था। मतलब कि अलग अलग छोटे छोटे 5-5, 6-6 ग्रुप का बनाकर उनको काम दे देते थे कि आपको इतने क्षेत्र का ये काम करना है यहाँ तक, आपको उसका काम करना है वहाँ तक। अब आती है श्रमिकों को नियंत्रण करने के तरीके। रोम साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण के लिए 10-10 श्रमिकों का समूह बनाया जाता था। मतलब कि 10 समूह ये, 10 समूह वो, 10 समूह ये, ऐसे से 10-10 समूह का एक गुट बनाते थे जिनका प्रयोग वो काम करने के लिए, श्रम के लिए किया करते थे। छोटे समूहों को ये बताना आसान होता था कि उन्हें कौन सा काम किया जाएगा या कौन सा काम लिया जा रहा है, और श्रमिकों को ये काम करने पर उनको खुद ही काम करना पड़ता था, उनको कोई मजबूर नहीं करता था, क्योंकि उनके बदले उनको वेतन भी प्राप्त होता था। और वो इस चीज़ से काम चोरी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको सुपरवाइज़र करने के लिए कोई ना कोई रहता ही था। काम करने वाले दासों के पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था तथा कामगारों के शरीर पर चिन्हों को दागा जाता था ताकि वह भागने या छिपने की कोशिश करे तो उन्हें पहचाना जा सके। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि वहाँ के जो कामगार थे या श्रमिक थे उनको जंजीरों से जकड़ के रखते थे ताकि वो लोग भागे ना काम होने से पहले, और ना ही छिपे कि काम चोरी कर लिया और वैसे ही वेतन मैंने इकट्ठा कर लिया। उनको निशान दिया जाता था या कोई मार्क कर दिया जाता था कि ये हमारे किसान हैं या हमारे श्रम हैं, ये हमारे अंडर काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ किया जाता था। यदि दास विद्रोह करने का प्रयास करते या कोई भी दास किसी का कत्ल कर देता था तो जो भी उस एक छत के अंदर रहने वाले सभी दासों को एक साथ फांसी दे दी जाती थी ताकि आगे चल के कोई भी दास विद्रोह के बारे में कभी ना सोच सके। यदि किसी ने भी किसी का कत्ल कर दिया तो ये सब सोचते हैं कि आगे चलकर दूसरे पे ये असर ना पड़े, इसीलिए ये फांसी दे दी जाती थी। मतलब कि मान के चलो वहाँ पर भी जान की कोई वैल्यू नहीं रखी जाती थी। इंसान कोई भी हो, कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबकी जान की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। बट वहाँ पे पैसे वाले या अभिजात वर्गों के सामने जो गरीब किसान या मजदूर या श्रमिक होते थे उनकी कोई वैल्यू नहीं रखी जाती थी। अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, रोम साम्राज्य का पतन। ये पूछा जाता है कि रोम साम्राज्य में ऐसा हुआ क्या कि पतन हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोमन साम्राज्य के सामने ही विपरीत ईरानी साम्राज्य था, जो कि एक मुस्लिम कंट्री था, इस्लामी कंट्री था। वहाँ पर ससानी राजवंश और पार्थियाई राजवंशों ने शासक किया था। उनके बीच में और रोमन साम्राज्य के बीच में आम तौर पर रोज़ कुछ ना कुछ कलेश होते ही रहते थे, जिसके कारण धीरे धीरे रोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा और उसका पतन होना शुरू हो गया। अगस्टस एकमात्र ऐसा शासक था जिसके काल में समृद्धि हुई, शांति बनी रही, आर्थिक विस्तार हुआ, समाज में कुशलता पूर्वक सारे काम हुए। उसके बाद के आने वाले सभी जो सम्राट थे वो सब लोले पोले, मतलब कि कमज़ोर, विवेकपूर्ण नहीं थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें आने वाले सम्राटों के अंतर्गत ऐसी चीज़ें नहीं पाई गई थी। अगस्टस के द्वारा स्थापित किया गया रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक पनपता रहा, परंतु अनेक दोष आ जाने के कारण अंत में इसका पतन हो गया। अब अगस्टस के बाद के उत्तराधिकारियों ने अपना पतन अपने हाथों से ही करवा लिया। उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे साम्राज्य का विस्तार हो सके, जिससे हम ईरानी राजवंशों से अपने साम्राज्य को बचा सके। उनके कारण भी इस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। बाद के रोम सम्राट कमज़ोर और अयोग्य थे, अपने विवेक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे और ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीना पसंद करते थे कि हमको बस ऐश्वर्य मिल जाए, क्योंकि बहुत पुराने शासकों के द्वारा बहुत सारा खजाना इकट्ठा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, उनका प्रयोग वे करते थे और अपनी ज़िंदगी को जीते थे। जनता की भलाई के बारे में उनका सोचना तो ना के बराबर ही हो गया था। जनता मरे कटे कुछ भी करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारी जनता है, हमारी जनता पर क्या चल रहा है, क्या असर पड़ रहा है। उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपना ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी बिताना ही मायने रखता था। राज्य का जो भी सारा कार्यभार था वो कुछ भी नहीं संभाल पाते थे। वो एक नंबर के आलसी समझ सकते हो आप, ऐसे बन चुके थे। रोम के लोग ऐश्वर्य प्रेमी, निकम्मे, कायर और आलसी हो गए थे। रोम साम्राज्य में भ्रष्टाचार तो बहुत अधिक हो गया था। धीरे धीरे जब समाज में बहुत सारे जात भाषाई लोग आते हैं तो अपना अपना एक गुट बना लेते हैं, जिसके बाद भ्रष्टाचार की भी स्थापना, मतलब भ्रष्टाचार भी बढ़ने लग जाता है और जिसके कारण वहाँ पर
रोम साम्राज्य का पतन हो जाता है। ज़्यादातर मेन पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे सत्ता की होड़ लगी हुई थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था कि वहाँ पर जो भी शासक करता या जो भी शासन करता वो एक बड़े रूप में माना जाता है कि इतने बड़े क्षेत्र या इतने बड़े भूभाग पर इस शासक ने इतने समय तक शासन किया। तो वहाँ पर सत्ता के लिए भी संघर्ष चलते रहे थे, और जिसके कारण गृह युद्ध भी आमतौर पर होता रहता था, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के नोट्स के साथ दिए गए हैं, पूरा पढ़ लीजिए। जो समझ ना आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब तक के लिए बाय बाय।